देर न हो जाए, कहीं देर न हो जाए, आ जा रे, ये मेरा मन घबराए। देर न हो जाए, कहीं देर न हो जाए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हो भारत में बैठे हुए सभी बच्चों? मैं अमित पोपली इस टाइम रशिया की राजधानी मॉस्को से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चले जी, हमारा कंपनी लॉ चल रहा था। अरे मैंने 10 बजे कहा था, पूरे 10 बजे आया हूं नालायकों। रशियन टाइम इस टाइम 10 बजे है सुबह। बताओ, पूरे 10 बजे कहा था मैंने। अब आगे से मैं लिख दिया करूंगा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या रशियन स्टैंडर्ड टाइम। चले आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ कंपनी। हाँ हाँ, मॉस्को में हूं अभी। पुतिन से मिलवाऊं क्या? छत के बाहर ही खड़ा है। चले, हम करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ कंपनी। तो देखिएगा जी, टाइप्स ऑफ कंपनीज पहला चैप्टर अपन लोग कर चुके थे। हाँ जी, हम कैसे माने। वाह, लो जी, आ जाओ जी। टाइप्स ऑफ कंपनीज में सबसे पहले कंपनी पे आइएगा, स्मॉल कंपनी पर। स्मॉल कंपनी, इस डेफिनेशन में इतने उठापटक हुए हैं, इस डेफिनेशन में इतने चेंजेस हुए हैं कि पूछो मत। तो फिर अब ले देकर फाइनल चेंजेस तुम्हारे लिए क्या है, ध्यान रखना। स्मॉल कंपनी एक ऐसी कंपनी होगी जो कि 3 शर्तों को पूरा करेगी। पहली शर्त, इसका इनकॉर्पोरेशन कहां, ये किस फॉर्म में होगी? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की फॉर्म में। क्या? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की फॉर्म में होगी। वर्ड क्या है? अदर देन अ पब्लिक कंपनी, यानी कि पब्लिक कंपनी के अलावा होगी, मतलब प्राइवेट होगी। दूसरी बात, इसकी पेड अप कैपिटल कितनी होगी? 4 करोड़ रुपए। लॉ में लिखा है और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रेस्क्राइब विच शैल नॉट एक्सीड 10 करोड़ रुपए। यानी कि बट आज की डेट में मैक्सिमम पेड अप कैपिटल कितनी हो सकती है? 4 करोड़। बट सेंट्रल गवर्नमेंट इस 4 करोड़ की लिमिट को फ्यूचर में बड़ा बढ़ाकर 10 करोड़ तक ले जा सकता है। परंतु अभी सेंट्रल गवर्नमेंट लेके नहीं गई, तो इसका मतलब आज की डेट में भी मैक्सिमम पेड अप कैपिटल कितनी मानी जाएगी? 4 करोड़। फिर सिमिलरली इसके टर्नओवर मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 40 करोड़, जिसे बड़ा बढ़ाकर सेंट्रल गवर्नमेंट कहां तक ले जा सकती है? 100 करोड़ तक। सेंट्रल गवर्नमेंट अभी तक इसे लेके नहीं गई, तो आज की डेट में भी लिमिट कितनी है? मैक्सिमम 40 करोड़। तो ले देकर बताइए, स्मॉल कंपनी बनने के लिए कितनी शर्तें हैं? पहली शर्त, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। दूसरी शर्त, मैक्सिमम पेड अप कैपिटल 4 करोड़। तीसरी शर्त, मैक्सिमम टर्नओवर 40 करोड़। क्लियर? चलिए सर अब चेंज हो गई ना बेटा, ये चेंज वाली है, अब इससे चेंज नहीं हुई। चले सर मुझे कंपनीज के क्वेश्चन में डाउट है। कोई दिक्कत नहीं वेंकट, हर क्वेश्चन मैंने ही सॉल्व कराना है, डोंट वरी। एक्सेप्शन देखो जी, कुछ कंपनियां कभी भी स्मॉल कंपनियां नहीं मानी जाएंगी। पहला, अगर आप किसी भी कंपनी की होल्डिंग या सब्सिडरी कंपनी है तो आप स्मॉल कंपनी नहीं हो सकते। ठीक है जी। दूसरी बात, अगर आप सेक्शन 8 कंपनी हैं तो आप स्मॉल कंपनी नहीं बन सकते। तीसरी बात, अगर आप कोई ऐसी कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट है जिसे एक स्पेशल एक्ट के अंदर बनाया गया है तो भी आप स्मॉल कंपनी नहीं हो सकते। ठीक है जी। चलिए फिर हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। अगर मैं लाइबिलिटी की बात करूं तो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी में एक होती है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर और एक होती है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। जब मैं कहता हूं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, पेपर के लिए ज्यादा रेलेवेंट नहीं है, तो मतलब जहां पर हर मेंबर की लायबिलिटी लिमिटेड होती है शेयर्स तक, जितने उसने शेयर्स लिए उनकी नॉमिनल वैल्यू तक, इसे कहते हैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। फिर एक होती है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, जहां पर हर मेंबर की लायबिलिटी लिमिटेड होती है जहां तक उसने गारंटी ली है, जहां तक उसने गारंटी ली है। अच्छा, इस तरीके की कंपनियां जो होती हैं इसमें गारंटी का अमाउंट कब लाया जाता है? जब कंपनी वाइंडिंग अप में चली जाती है, तब हर मेंबर गारंटी का अमाउंट लेके आता है। यानी कि कंपनी के जीवन काल में गारंटी का अमाउंट लाने की जरूरत नहीं होती, केवल कंपनी जब मर रही होती है तो मरते वक्त केवल वो गारंटी का अमाउंट लेकर आते हैं।
ठीक है जी। अमाउंट ऑफ गारंटी मेमोरेंडम के अंदर ही प्रेस्क्राइब कर रखा होता है। क्या गारंटी का अमाउंट सेम रहता है सभी मेंबर्स के लिए? नहीं। देखो, जो जिन्होंने जल्दी ज्वाइन किया होगा उनके लिए कम होगा, जो बाद में आए होंगे कंपनी में कई साल बाद उनके लिए ज्यादा होगा ऑब्वियसली। तो गारंटी अमाउंट डिफर करता है मेंबर टू मेंबर। ठीक है जी। चले और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब इन कंपनियां, ये कंपनियां ऐसी हो सकती हैं जिनमें शायद शेयर कैपिटल हो या शायद ना हो, यानी कि कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी तो है ही है, मगर शायद इसमें शेयर कैपिटल भी हो या ना हो। अगर इनमें शेयर कैपिटल है तो हर मेंबर की लायबिलिटी लिमिटेड होगी शेयर से भी और गारंटी से भी, तो ध्यान रखना। मगर गारंटी का अमाउंट जो है केवल वाइंडिंग अप पे बुलाया जाएगा और शेयर कैपिटल का अमाउंट कभी भी बुलाया जा सकता है। चले, ठीक है श्लोक, वैसे सारे दे रखे हैं टेलीग्राम पे, पता नहीं क्यों नहीं मिल रहे तुम्हें। आगे फिर आता है अनलिमिटेड कंपनी। हालांकि इस तरीके की कंपनियां अब बनती नहीं है। अनलिमिटेड कंपनी का मतलब होता है कि ऐसी कंपनी जिसमें मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। भाई साहब, कंपनीज का सबसे बड़ा फीचर ही ये है लिमिटेड लायबिलिटी वाला। तो फिर अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनी कैसे बन जाएगी? देखो, कुछ ऐसे सिनेरियो हैं लॉ में जहां पर अनलिमिटेड कंपनियां बनती हैं, वो तुम्हारे लिए रेलेवेंट नहीं है क्योंकि वो सेक्शन की सीरीज बहुत आगे की है, 366 एंड फर्दर की सीरीज है। मगर फिलहाल अनलिमिटेड कंपनीज क्यों बनती है? देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपकी कोई पार्टनरशिप फर्म है। अब पार्टनरशिप फर्म में ना पार्टनर्स को एक दूसरे पे विश्वास नहीं है, तो उन्होंने कहा वाइंडिंग अप करते हैं पार्टनरशिप का, डिसोल्यूशन करते हैं। अब जब डिसोल्यूशन कर रहे थे तो उन्होंने कहा देखो जी ऐसा है, पार्टनरशिप एक्ट में डिसोल्यूशन से रिलेटेड कुछ खास बातें तो लिखी नहीं है, तो एक काम करते हैं हम कंपनी एक्ट में जाके डिसोल्यूशन करते हैं। तो कंपनी एक्ट में डिसोल्यूशन किया तो फिर क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स को एक ऑब्जेक्शन आई। उन्होंने कहा, क्रेडिटर्स ने कहा तुम अपनी लायबिलिटी से बचने के लिए ऐसा कर रहे हो ना, हम जानते हैं कि तुम, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट में तुम्हारी लायबिलिटी अनलिमिटेड थी, अब तुम लिमिटेड लायबिलिटी की तरफ जा रहे हो और नाम दे रहे हो डिसोल्यूशन का। पार्टनर्स ने कहा नहीं नहीं नहीं, सही में हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं है, हम ईमानदारी से डिसोल्यूशन चाहते हैं, क्योंकि कंपनी एक्ट में डिसोल्यूशन बड़े ढंग से लिखा हुआ है तो हम उस तरीके से करना चाहते हैं। रही तुम्हारी बात क्रेडिटर की, कहीं हम छुपाने के लिए या फिर अपनी लायबिलिटी से बचाने के लिए तो नहीं कर रहे, तो एक काम करते हैं हम अपनी पार्टनरशिप फर्म जिसमें अनलिमिटेड लायबिलिटी है उसे अनलिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये इकलौता जरिया होता है जबकि कोई अनलिमिटेड कंपनी बनती है। बट ये मैंने अपना ज्ञान दिखाया है, मतलब तुम्हारे आगे अपना स्टाइल मार दिया कि देखो मुझे पता है, तुमने नहीं ज्ञान दिखाना। अनलिमिटेड कंपनी अब बनती नहीं है वैसे, बट फिलहाल अनलिमिटेड कंपनी ऐसी होती है जिसमें मेंबर्स की लायबिलिटी पे कोई लिमिट नहीं होती है। ठीक है जी। आगे फिर क्या मैं कह सकता हूं, लायबिलिटी पूरे के पूरी लायबिलिटी के लिए होती है, हर मेंबर पूरी की पूरी लायबिलिटी के लिए लायबल रहेगा। यस, पूरी की पूरी लायबिलिटी के लिए लायबल रहेगा। क्यों? क्योंकि जब तक क्रेडिटर की पाई नहीं चुकाई जाएगी तब तक मेंबर्स शेल कंटिन्यू टू रिमेन लायबल होंगे। ऐसी कंपनीज में खास रेलेवेंट नहीं है, बट अगले वाला पैरा बहुत रेलेवेंट है। होल्डिंग सब्सिडरी क्या होती है? देखो जी, एक कंपनी को हम कहते हैं डैडी, पिताजी, और दूसरी होती है औलाद, सब्सिडरी। तो होल्डिंग वो होती है जो कि एक्सरसाइज करती है कंट्रोल ओवर द अदर कंपनी, और सब्सिडरी वो होती है जिसके ऊपर ये कंट्रोल एक्सरसाइज किया जाता है। तो एक हो गई होल्डिंग कंपनी और एक हो गई सब्सिडरी कंपनी। तो अब दो कंपनीज के बीच में होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप कब बनती है? लॉ कहते हैं दो सिचुएशन हो सकती हैं जब दो कंपनियां एक दूसरे की होल्डिंग सब्सिडरी बन सकती हैं, और वो सिचुएशन दोनों की दोनों सेक्शन 2 क्लॉज 87 में लिखी गई हैं। अब सेक्शन 2 क्लॉज 87 कहता है कि वो जो दो सिचुएशंस है वो कौन कौन सी है। पहला, जब एक कंपनी कंट्रोल रखती है ओवर द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द अदर कंपनी। दोबारा बोलता हूं, जब एक कंपनी कंट्रोल रखती है ओवर द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अदर कंपनी। कंट्रोल ओवर कंपोजिशन का मतलब है कि एक कंपनी के पास अधिकार है दूसरी कंपनी के मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स को अपॉइंट या रिमूव करने का, तो इसे कहा जाता है कंट्रोल ओवर द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ अदर कंपनी। फॉर एग्जांपल, अगर एच लिमिटेड के पास अधिकार है कि वो एस लिमिटेड के 10 में से 6 डायरेक्टर, 7 डायरेक्टर, 8 डायरेक्टर, 9 डायरेक्टर, सभी डायरेक्टर को अपॉइंट या रिमूव कर सकती है, तो इसका मतलब एच लिमिटेड होल्डिंग हो गई और एस लिमिटेड सब्सिडरी कंपनी हो गई। ठीक हो गई इतनी बात? चलिए, और दूसरा सिचुएशन क्या हो सकता है? जब एक कंपनी कंट्रोल करती है मोर देन 50% ऑफ द टोटल
टोटल वोटिंग पावर ऑफ द अदर कंपनी। जब एक कंपनी दूसरी कंपनी के मोर देन हाफ ऑफ द टोटल वोटिंग पावर पे कंट्रोल रखती है, तो जिस जो कंट्रोल कर रही है वो कौन है, होल्डिंग, और जिस पे कंट्रोल किया जा रहा है वो क्या है, सब्सिडरी। ध्यान रखना, मोर देन हाफ ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। अच्छा, मोर देन हाफ ऑफ द टोटल वोटिंग पावर पे कंट्रोल आप कैसे रख रहे हो, या तो खुद रख सकते हो, यस, या फिर अपनी सब्सिडरी के थ्रू भी रखवा सकते हो, यस, either at its own or together with one or more of its subsidiary company, yes, अपनी सब्सिडरी कंपनी के थ्रू भी ये कंट्रोल करवा सकते हो। आई होप कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। चलिए, फिर हमारे पास आता है एसोसिएट कंपनी। अब एसोसिएट कंपनी का मतलब होता है, देखो जी, ये डेफिनेशन ना थोड़े अजीब तरीके से दे रखी है एसोसिएट कंपनी की। वो कहता है ए लिमिटेड एच लिमिटेड की एसोसिएट कहलाएगी अगर एच लिमिटेड ए लिमिटेड में सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस रखती है। मतलब एसोसिएट कंपनी इन रिलेशन टू अनदर कंपनी शैल मीन्स अ कंपनी इन विच सच अदर कंपनी हैज अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। ओके, बट अगर आप सब्सिडरी हैं तो आप एसोसिएट नहीं होंगे। अगर आप सब्सिडरी हैं तो आप एसोसिएट नहीं होंगे। ओके, और दूसरी बात, अगर आप जॉइंट वेंचर हैं तो आप एसोसिएट कंपनी की डेफिनेशन में आ जाएंगे। मतलब अगर आप सब्सिडरी हैं तो आप एसोसिएट नहीं हैं, और अगर आप जॉइंट वेंचर हैं तो हम आपको एसोसिएट कंपनी ही कहेंगे। फिर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब है कि मिनिमम 20% ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल पे आपका अधिकार है। कितना? मिनिमम 20% ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल पे आपका अधिकार है, या फिर आपके पास बिजनेस डिसीजंस का भी अधिकार है, दूसरी कंपनी के बिजनेस डिसीजन का। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए एक कंपनी है एच लिमिटेड, दूसरी कंपनी है ए लिमिटेड। ए लिमिटेड जितना भी प्रोड्यूस करेगी उसका 5% एच लिमिटेड के पास जाएगा। 5% आई एम टॉकिंग अबाउट, नॉट 20%। तो बताइए, क्या ए लिमिटेड एच लिमिटेड की एसोसिएट कंपनी बन गई? आंसर इज हाँ हाँ हाँ, है जी। 20% से नीचे, ये 20% बिजनेस डिसीजन के लिए नहीं लिखा हुआ, ये 20% शेयर कैपिटल के लिए लिखा हुआ है, टोटल शेयर कैपिटल के लिए। तो फिर ये जो बिजनेस डिसीजन है, इसका मतलब है कि अगर आपका कंट्रोल है बिजनेस डिसीजन, यानी कि सामने वाले बिजनेस को, सामने वाले के बिजनेस डिसीजन को अगर आप प्रभावित करते हैं तो भी वो आपकी एसोसिएट कंपनी बन गई है। तो वहां पे 20% की परसेंटेज नहीं है, ध्यान रखना इस बात का। आगे, परंतु अगर मान लीजिए कोई आपके शेयर्स होल्ड करता है ना फिड्यूशरी कैपेसिटी, मतलब किसी और के बिहाफ पर से, फॉर एग्जांपल मान लीजिए शेयर मार्केट में जब पैसा लगाना होता है तो आप दो तरीके से लगा सकते हो, या तो आप डायरेक्ट पैसा लगा सकते हो शेयर मार्केट में, या फिर इनडायरेक्टली म्यूचुअल फंड के थ्रू लगा सकते हो। अब जब मैंने म्यूचुअल फंड्स को पैसा दिया तो मेरे जैसे लाखों लोगों ने पैसा दिया होगा म्यूचुअल फंड को, तो म्यूचुअल फंड ने उठाकर शेयर खरीद लिए रिलायंस के, कितने? 22%। अब रिलायंस के 22% शेयर मान लीजिए एक म्यूचुअल फंड जिसका नाम है जेपी मॉर्गन, उसके पास है। तो फिर क्या रिलायंस जेपी मॉर्गन की एसोसिएट कंपनी बन गई? सोच के देखो, क्या रिलायंस जेपी मॉर्गन की एसोसिएट कंपनी बन गई? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि ये म्यूचुअल फंड यानी कि जेपी मॉर्गन का खुद का पैसा नहीं है, जेपी मॉर्गन ने ओरो से पैसा उठाया है इन अ फिड्यूशरी कैपेसिटी। इसे कहते हैं ओरो ने विश्वास के कारण जेपी मॉर्गन को पैसा दिया, और जेपी मॉर्गन ने वो पैसा अगर लगाया है आगे तो फिर इसे फिड्यूशरी कैपेसिटी कहा जाता है, और आप एसोसिएट कंपनी नहीं बनेंगे। क्लियर हो गई इतनी बात? चले, फिर आता है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस टू द कैपिटल। जरूरत नहीं है, फिलहाल सुन लेना थोड़ा सा। एक होती है लिस्टेड कंपनी जो कि स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होती है, किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पर, और एक होती है अनलिस्टेड कंपनी जो कि कहीं लिस्ट नहीं होती स्टॉक एक्सचेंज पर। अब आते हैं अदर कंपनी, बहुत इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट कंपनी। देखो जी, गवर्नमेंट कंपनी बनने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला, अगर 51%, ध्यान रखना, 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल अगर हेल्ड की जाती है, किसके द्वारा? 51% किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और पार्टली बाय द सेंट्रल एंड पार्टली बाय द स्टेट गवर्नमेंट। 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल हेल्ड की जाती है सेंटर या फिर स्टेट या फिर सेंटर प्लस स्टेट के द्वारा, और इसके अंदर इंक्लूड होती है, इसके अंदर इंक्लूड होता है, निखिल बंसल दोबारा से पोर्शन देख लेना, इसके अंदर इंक्लूड होती है वो कंपनी भी जो कि सब्सिडरी है किसी गवर्नमेंट कंपनी की। ओ माय गॉड! अच्छा, बीएचईएल 51% है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, तो क्या ये गवर्नमेंट कंपनी हो गई? यस। बी लिमिटेड जिसमें 50.5% है बीएचईएल के पास। ओ माय गॉड! ध्यान से सुनना,
BHEL 51% सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, तो BHEL हो गई गवर्नमेंट कंपनी। बी लिमिटेड जो है सब्सिडरी है BHEL की, बी लिमिटेड सब्सिडरी है BHEL की, और BHEL कौन है? गवर्नमेंट कंपनी। तो यानी कि अगर आप किसी गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी हो तो आप भी क्या गवर्नमेंट कंपनी बन गए? हाँ जी, आप भी गवर्नमेंट कंपनी बन गए क्योंकि आप गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी हो। ठीक हो गई इतनी बात? तो दो तरीके हो सकते हैं, ध्यान रखना गवर्नमेंट कंपनी बनने के। पहला, 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल सेंटर स्टेट या सेंटर प्लस स्टेट, या फिर दूसरा, अगर आप सब्सिडरी हैं किसी गवर्नमेंट कंपनी की, सब्सिडरी हैं किसी गवर्नमेंट कंपनी की। चले, फिर आता है जी फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन। फॉरेन कंपनी का मतलब होगा तीन शर्तें। पहला, ऐसी कंपनी जिसका इनकॉर्पोरेशन आउटसाइड इंडिया हुआ है, प्लस जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस चाहे खुद या फिर एजेंट के थ्रू, चाहे फिजिकली या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू इंडिया में है, प्लस जिसकी कोई बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया है। रिकॉल करो, पहली शर्त क्या है? पहली शर्त है इनकॉर्पोरेशन आउटसाइड इंडिया। दूसरी शर्त प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, कैसे? चाहे फिजिकली या एजेंट के थ्रू, चाहे खुद या एजेंट के थ्रू, चाहे फिजिकली या इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू। ठीक है? और तीसरी, कोई बिजनेस एक्टिविटी इंडिया में है। फिर आता है जी 1% कंपनी। 1% कंपनी क्या होता है? ऐसी कंपनी जो नाम से ही पता लग रहा है जिसमें केवल एक ही मेंबर होता है, जिसमें केवल एक ही मेंबर होता है, उसे अपन लोग 1% कंपनी कहते हैं। अब 1% कंपनी के लिए कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट्स हैं, वो क्या क्या है ध्यान से सुनिएगा। पहला जी कहता है जी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में नाम लिखा जाएगा किसका? किसी और व्यक्ति का भी, कि अगर सोल मेंबर की डेथ हो गई या उसकी इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट हो गई, फॉर एग्जांपल वो पागल हो गया, तो फिर उसकी इस एब्सेंस में कौन मेंबर बनेगा? तो जिस व्यक्ति का नाम दिया हुआ है वो कौन कहलाता है? नॉमिनी कहलाता है। कौन कहलाता है? नॉमिनी कहलाता है। अच्छा, फिर आप जिस भी व्यक्ति का नाम देने जा रहे हैं, जिस भी व्यक्ति का नाम देने जा रहे हैं, आप एक ध्यान रखना, उसकी रिटन कंसेंट जरूर प्राप्त कर लेना, जरूर कंसेंट उसकी प्राप्त कर लेना। तीसरी बात, जिसका नाम भी आपने दिया है उसके पास अधिकार है कि वो कंसेंट कभी भी अपनी विड्रॉ कर सकता है, ध्यान रखना। ठीक है जी? परंतु सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके लेवल पे पूछा जाएगा वो क्या है? कौन नॉमिनी बन सकता है या कौन सोल मेंबर बन सकता है? नॉमिनी या सोल मेंबर वही बन सकता है जो तीन शर्तें पूरी करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए ध्यान रखना। नॉमिनी या फिर सोल मेंबर कौन बन सकता है? जो तीन शर्तें पूरी करेगा। पहली शर्त, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। दूसरी शर्त, नेचुरल पर्सन होना चाहिए। नेचुरल पर्सन यानी कि कोई फर्म या कोई कंपनी सोल मेंबर 1% कंपनी की मेंबर नहीं बन सकती। ठीक है? पहला नेचुरल पर्सन, दूसरा सिटीजन, तीसरा रेजिडेंट होना चाहिए कम से कम 120 दिन। अब बच्चों को 120 दिन तो ध्यान रहेगा, पक्की बात है, पर यह दिन ध्यान नहीं रहेगा अगर उसने घुमा दिया कि 120 दिन कब देखने हैं। तो ध्यान रखना, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, पिछले फाइनेंशियल ईयर में देखने हैं। तो फिर कहता है वेदर रेजिडेंट इन इंडिया और अदरवाइज एंड हैज स्टेड इन इंडिया। यहां पर एक वर्ड है ना, रेजिडेंट इन इंडिया और अदरवाइज। अदरवाइज का मतलब चाहे तू विदेश में रहता हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर तू कम से कम 120 दिन इंडिया में जरूर रहेगा। कम से कम 120 दिन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इंडिया में जरूर रहेगा। तीन शर्तें मेरे साथ रिकॉल करो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। 1% कंपनी में कौन बन सकता है सोल मेंबर, या 1% कंपनी में कौन बन सकता है आपका नॉमिनी? पहली शर्त क्या है? आप नेचुरल पर्सन होने चाहिए। दूसरी शर्त क्या है? आप सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए। तीसरी शर्त क्या है? आप रेजिडेंट होने चाहिए कम से कम 120 दिन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। ठीक है जी? तो केवल आप ही 1% कंपनी के सोल मेंबर बन सकते हैं या उसके नॉमिनी बन सकते हैं। अच्छा, कोई एक व्यक्ति क्या एक से ज्यादा 1% कंपनी का नॉमिनी बन सकता है? नहीं। एक से ज्यादा 1% कंपनी का सोल मेंबर बन सकता है? नहीं। अच्छा, ऐसा पॉसिबल है कि राम एक 1% कंपनी का सोल मेंबर है प्लस एक 1% कंपनी का नॉमिनी है? हां, यह पॉसिबल है। ओ माय गॉड, अब तो बड़ा गड़बड़ हो गई। वो कैसे हुई? अगर मैं कहूं आपको कि राम एक ओपीसी में मेंबर है प्लस एक ओपीसी में
नॉमिनी है, आपने कहा अलाउ है, मैंने कहा जी अलाउ है। मैं अगर कहता हूं कि मान लीजिए इसका जो सोल मेंबर था वो लुढ़क गया, तो राम उसका भी सोल मेंबर बन जाएगा। यस, अब वो दो कंपनियों का सोल मेंबर बन गया। हां, लॉ कहता है हम राम को अब 180 दिन दे रहे हैं कि ये जो गड़बड़ हुई है इसे सही कर दे। राम, तुम्हारे पास 180 दिन का वक्त है, 180 दिन का वक्त है राम, कि ये जो गड़बड़ हो रही है तुम इस गड़बड़ को सही करो, इसके लिए हम तुम्हें 180 दिन का वक्त देते हैं। यानी कि अगर आप एक ओपीसी के मेंबर हैं प्लस एक ओपीसी के नॉमिनी हैं, परंतु जिस कंपनी में आप नॉमिनी हैं वहां के सोल मेंबर की डेथ हो जाती है या इनकैपेसिटी हो जाती है, जिसके कारण आप उसके भी सोल मेंबर बन जाते हैं, तो अब आप दो कंपनियों के सोल मेंबर हैं। नाउ यू हैव टू टेक द करेक्टिव एक्शन विद इन 180 डेज। अच्छा, करेक्टिव एक्शन क्या हो सकते हैं? वैसे करेक्टिव एक्शन हो सकते हैं या तो दोनों कंपनीज को आपस में मर्ज कर दो या फिर एक कंपनी छोड़ दे, बस यही हो सकता है और क्या। ठीक है जी। माइनर कभी भी नॉमिनी या फिर सोल मेंबर नहीं बन सकता, माइनर। अगली बात इंपॉर्टेंट है ये भी, सेक्शन 8 कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी अगर आप हैं तो ध्यान रखना आप कभी भी 1% कंपनी नहीं बन सकते, क्योंकि 1% कंपनी का ऑब्जेक्ट है बिजनेस करना और सेक्शन 8 कंपनी कहीं भी बिजनेस करने के लिए नहीं बनाई जाती है। सिमिलरली आप लोगों को लोन देने लेने का काम नहीं करेंगे, मतलब एनबीएफसी वाला काम आप नहीं करेंगे, नॉन बैंकिंग फाइनेंस एक्टिविटीज आप नहीं करेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई? चलिए जी, लास्ट में पेनल्टी वेनल्टी मत याद करना इसकी। फिर आते हैं जी अगले पॉइंट पर जिसका नाम है निधि कंपनी। निधि कंपनी क्या है? ये किटी पार्टी है बस, और क्या। जैसे गर्ल्स की किटी पार्टी होती है या लेडीज की किटी पार्टी होती है, क्या होती है? 10 लेडीज इकट्ठी हुई, सबने 1-1 हजार रुपए टेबल पे रखा, नाम निकाला गया, डग 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 पर्चियां डाल के डग 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 पर्चियों में नाम निकला मिसेस शीला। हाँ जी, 10 लेडीज थी, हर एक ने 1,000 यानी कि 10,000 रुपए टेबल पे रखा था, नाम आया मिसेस शीला का, तो मिसेस शीला उस दिन 10,000 रुपए लेके चली जाएंगी। अगले महीने नाम आ सकता है विमला का, फिर नाम आ सकता है शिमला का, मतलब इस तरीके से 10 महीने तक चलता रहेगा। ठीक है जी। चले सर, नॉमिनी वाली कंपनी छोड़ देगा तो उसका सोल मेंबर कौन होगा? वो जिसको शेयर बेच देगा वो हो जाएगा, जिसको शेयर ट्रांसफर करेगा ना वो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स होंगे। चलिए, तो निधि कंपनी क्या होती है? ऐसी कंपनी जिनका उद्देश्य होता है कॉस्ट कटिंग करना। मतलब लेडीज जब किटी पार्टी में जाती हैं तो कहीं ना कहीं वहां पे जब ये गेम खेलती हैं, ये वाली डग 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 ये वाली जब गेम होती है तो कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग करके पैसा इकट्ठा करके जाती हैं ताकि सेविंग कर सके। भाई जब घर में विमला शिमला जब घर में 10,000 रुपए इकट्ठे लाती हैं तो कहीं ना कहीं पहली बात आज ही जाकर अपनी मम्मियों को वर्ड्स ऑफ रिस्पेक्ट देना। क्यों? क्योंकि सबसे मुश्किल जॉब जो करती हैं वो मम्मियां करती हैं, वो होता है हाउस मैनेजमेंट। हम लोग कभी भी उनको वो रिस्पेक्ट नहीं देते इस काम के लिए जो वो डिजर्व करती हैं। हम कहते हैं कि ओ मम्मी क्या है, हाउस वाइफ है। ये नहीं जानते हम कि हाउस वाइफ होना सबसे मुश्किल काम है, दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। तो इसलिए आज ही मम्मी को जाके थैंक्स देना अपनी मम्मियों को कि आप हो तो हम हैं, आप नहीं तो हम भी नहीं, क्योंकि आप ही बेस हो जिन्होंने घर को मैनेज कर रखा है। बात समझ आई? तो इसलिए मम्मियां ही करती हैं क्या? कॉस्ट कटिंग करती हैं, कॉस्ट कटिंग, पैसा बचाती हैं और सेविंग करती हैं। जो आप पढ़ाइयां कर रहे हो, जो आप खर्चे कर रहे हो, ये मम्मियां हैं जो सब मैनेज करती हैं। समझे? तो आज थैंक्स डिजर्व करती हैं सारी मम्मियां, ध्यान रखना, क्योंकि वो संसार का सबसे मुश्किल काम हाउस मैनेजमेंट कर रही हैं। आगे फिर इनका काम क्या होता है निधि कंपनियों का? कल्टीवेटिंग मतलब शुरुआत करना, द हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट, थ्रिफ्ट मतलब कॉस्ट कटिंग एंड सेविंग अमंग्स इट्स मेंबर्स। ये केवल अपने मेंबर से ही डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करती हैं, मेंबर्स इन्हें डिपॉजिट्स देते हैं और ये फिर मेंबर्स को ही लोन के रूप में वो डिपॉजिट्स दे देती हैं। तो फिर सर यहां से लिया वहां से दिया तो कमाई कहां हुई? डिपॉजिट्स पे ये रेट ऑफ इंटरेस्ट देती हैं कितना, 2-3%, और लोन देती हैं ये 8-9% पे, तो बीच का जो मार्जिन है वही इनका प्रॉफिट है। समझ आया? चलिए फिर आता है डोरमेंट कंपनी। डोरमेंट कंपनी क्या होता है? डोरमेंट कंपनी ऐसी कंपनी होती है जिसका आज तो कोई बिजनेस नहीं है, बट जो भविष्य में बिजनेस चलाएगी। जिसका आज तो कोई बिजनेस नहीं है, बट जो भविष्य में बिजनेस चलाएगी,
तो इसे डोरमेंट कंपनी कहते हैं। अच्छा, जहां कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड हुई है इस एक्ट में, मतलब कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड तो हो गई, फॉर अ फ्यूचर प्रोजेक्ट, मतलब आज नहीं है, फ्यूचर में कोई बिजनेस चलेगा, या फिर जो आज जिसके पास कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, जिसके पास आज कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब होता है पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। तो दोबारा बोलो, पहली बात, जिसका फ्यूचर में प्रोजेक्ट आएगा, जैसे रियल एस्टेट कंपनी डीएलएफ, आम्रपाली, सुपरटेक, ये कंपनियां, पूर्वांकारा, गोदरेज प्रॉपर्टीज, तो ये क्या करती हैं, कंपनियां बना देती हैं, फ्यूचर में प्रोजेक्ट लाएंगी, तब तक क्या करती हैं, अपने आप को डोरमेंट कंपनी बना लेती हैं। तो जहां कंपनी फॉर्म्ड की गई है इस एक्ट में, प्रोजेक्ट फ्यूचर में आएगा, और आज जिनके पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, मगर एक बात ध्यान रखना, एंड इनकी कोई भी और सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है, इनकी कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है, तो फिर ऐसी कंपनियां या फिर वो कंपनियां जो कि इनएक्टिव कंपनियां हैं, जो काम ही नहीं कर रही हैं, वो एप्लीकेशन दे सकती हैं, किस लिए, फॉर क्लेमिंग द स्टेटस ऑफ अ डोरमेंट कंपनी, डोरमेंट कंपनी का स्टेटस क्लेम कर सकती हैं। अब सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं, उससे पहले इनएक्टिव कंपनी क्या होती है, मैं एक बार दोबारा से दोहराता हूं। डोरमेंट कंपनी इंपॉर्टेंट है, पढ़ जाओ, आ सकता है डेफिनेशंस में, दिक्कत यह है कि फाइनल में भी नहीं है ना, तो इसलिए आ सकता है। हाँ जी, दोबारा बोलो, कंपनी फॉर्म्ड हुई एंड रजिस्टर्ड हुई अंडर दिस एक्ट, किस लिए, किसी फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए, किसी फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए, या फिर टू होल्ड एन एसेट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, किसी फ्यूचर के लिए कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आज की डेट में होल्ड करके बैठी हैं, पर इनकी कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है, एंड हैज नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, तो सच कंपनी, यानी कि इस तरीके की कंपनी या फिर इनएक्टिव कंपनियां अप्लाई कर सकती हैं, किस लिए, फॉर ऑब्टेनिंग द स्टेटस ऑफ अ डोरमेंट कंपनी। अब इनएक्टिव कंपनी क्या होती है, मैंने कहा जी, इनएक्टिव कंपनी भी अप्लाई कर सकती है जिसका कोई भी बिजनेस या ऑपरेशन नहीं चल रहा, या जिसकी कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है पिछले 2 साल में, या फिर जिसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिटर्न फाइल नहीं की है 2 साल में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, एनुअल रिटर्न मतलब जैसे होता है ना, हम साल में इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं, वैसे ही हर साल कंपनी लॉ में भी रिटर्न फाइल की जाती है, जिसे एनुअल रिटर्न कहते हैं। तो इनएक्टिव कंपनियां, जिसका कोई भी बिजनेस ऑपरेशन नहीं चल रहा है, दूसरी बात, जिसका कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन पिछले 2 साल में नहीं है, तीसरी बात, जिसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिटर्न फाइल नहीं की है पिछले 2 साल में, तो ऐसी कंपनियां इनएक्टिव कंपनियां कहलाती हैं। तो इनएक्टिव कंपनी हो या ऊपर वाली कंपनी हो, वो उनमें दोनों में एक कॉमन चीज आई है, वो है सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। तो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन का मतलब होता है एनी ट्रांजैक्शन अदर देन, हाँ जी, इसमें 4 ट्रांजैक्शन छोड़ के बाकी सब आता है, 4 ट्रांजैक्शन छोड़ के, ये 4 ट्रांजैक्शन सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है। पहला, अगर मान लीजिए आप रजिस्ट्रार को कोई फीस पे कर रहे हैं, फीस टू द रजिस्ट्रार। दूसरा, अगर कोई पेमेंट कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि इस लॉ की रिक्वायरमेंट थी, इस लॉ को फुलफिल करने के लिए अगर आप कोई पेमेंट कर रहे हैं, कोई पेनल्टी थी इस लॉ के अंदर, तो आपने पे की है। थर्ड, अगर आप अलॉटमेंट ऑफ शेयर कर रहे हैं टू सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट। और फोर्थ, अगर आप अपने ऑफिस और रिकॉर्ड्स की मेंटेनेंस कर रहे हैं, तो ये वो चीजें हैं जो कि सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं मानी जाएंगी। मतलब अगर आप ये कर भी रहे हैं तो भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है। इनके अलावा हर ट्रांजैक्शन सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन कहलाएगी। तो ये है जी डोरमेंट कंपनी। और आगे बढ़ते हैं जी, आज का क्वेश्चन दूं, नहीं कोई ऐसा देता हूं जो अनसॉल्व हो। चले फिलहाल आइएगा सेक्शन 8 कंपनी पर। सेक्शन 8 कंपनीज क्या होती है, वो कंपनियां जो कि बनाई जाती हैं फॉर द प्रमोशन ऑफ द कॉमर्स, आर्ट, साइंस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रिसर्च, वेलफेयर, रिलीजन, चैरिटी, इन्वायरमेंट, ऐसे पर्पस के लिए। अब ये कंपनियां क्या करती हैं, सबसे पहले स्टेप ये जाती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और सेंट्रल गवर्नमेंट को कहती हैं, हे सेंट्रल गवर्नमेंट, हम इन ऑब्जेक्ट के कारण आए हैं,
सेंट्रल गवर्नमेंट अगर इनके ऑब्जेक्ट को देखकर खुश होती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है तथास्तु, जाओ हम तुम्हें लाइसेंस प्रोवाइड करते हैं। जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट इन्हें लाइसेंस प्रोवाइड करता है तो ये एक लाइसेंस कंपनियां भी कहलाती हैं। बट एक बात का ध्यान रखना, वो क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट, सच कंपनी हैज टू प्रोहिबिट द पेमेंट ऑफ एनी डिविडेंड टू इट्स मेंबर्स। ये कंपनी किसी भी हाल में डिविडेंड की पेमेंट नहीं करेगी अपने मेंबर्स को, मतलब डिविडेंड नहीं पे करेगी। दोबारा बोल दूं, ये कंपनियां किसी भी हालत में डिविडेंड पे नहीं करेंगी, किसी भी हालत में डिविडेंड पे नहीं करेंगी। बस ध्यान रखना, इस पे क्वेश्चन बन सकता है कि कंपनी डिविडेंड पे कर रही है, ध्यान रखना सेक्शन 8 कंपनी डिविडेंड पे नहीं करेंगी, ठीक है। तो इनका जो प्रॉफिट होगा वो क्या करेंगे, ये प्रॉफिट जो होगा वो अपने ही ऑब्जेक्ट्स को पूरा करने में, प्रमोशन ऑफ इट्स ओन ऑब्जेक्ट लगा देंगी बस। अब देखो जी क्या होगा, ये सबसे पहले जाएंगी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। स्टेप नंबर 1, दे हैज टू अप्लाई टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, ताकि हम ये बन सकें जी, एक सेक्शन 8 कंपनी बन सकें। दूसरी बात, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाई है कि ये सही ऑब्जेक्ट के कारण आई हैं, सही है इनका ऑब्जेक्ट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इन्हें लाइसेंस इशू कर सकती है। क्या इशू कर सकती है, लाइसेंस। अब लाइसेंस इशू होने के बाद इनको एक आजादी मिलती है कि ये चाहें तो अपने नाम के आगे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड का भी यूज हटा सकती हैं। फॉर एग्जांपल, आपने कई बार सुना होगा, आपके कई लोगों के शहरों में होगा जिम खाना, नाम सुना है? तो जिम खाना एक सेक्शन 8 कंपनी है, बट नाम के आगे तो जिम खाना लिमिटेड या जिम खाना प्राइवेट लिमिटेड यूज नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि नाम के आगे इन्होंने ले रखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट से लाइसेंस ले रखा है कि हम लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड शब्दों का यूज नहीं करेंगे। तो केवल यही वो कंपनियां हैं जिन्हें एग्जम्पशन मिल जाती है लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड शब्द यूज करने से। समझ आई बात? तो सेंट्रल गवर्नमेंट इन्हें एग्जम्पशन दे सकती है। फिर तीसरी बात कहता है जी, लाइसेंस मिलने के बाद, सेंट्रल गवर्नमेंट से लाइसेंस मिलने के बाद अब ये जाएंगी आरओसी के पास और कहेंगे आरओसी लो जी, अब हम कंपनी इनकॉर्पोरेट करवाने के लिए आए हैं। आरओसी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कर देगा। अब ये एक बात ध्यान रखना, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लाइसेंस दिया है ना, वो लाइसेंस हम वापस ले लेंगे अगर कभी भी हमें पता लगा कि आप फ्रॉडुलेंट पर्पस से चल रहे हो, यानी कि आप फ्रॉड करने के लिए बनाए गए हो। फॉर एग्जांपल, आपने हमें कहा था कि हम अपने स्कूल के अंदर गरीब बच्चों को पढ़ाएंगे, आप नहीं पढ़ा रहे। हम अपने हॉस्पिटल के अंदर गरीब लोगों का फ्री इलाज करेंगे, आप नहीं कर रहे। यानी कि आपका उद्देश्य अगर फ्रॉड करना है लोगों के साथ, या फिर आपको जब ये लाइसेंस दिया गया था तो लाइसेंस की कुछ कंडीशंस दी गई थी और आपने उन कंडीशंस की अवहेलना की है, आपने उनकी धज्जियां उड़ा दी है, तो फिर हम ये लाइसेंस रिवोक कर लेंगे। और रिवोक करने के बाद क्या होगा, आपके नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड लगा दिया जाएगा। दूसरी बात, अब आपका वाइंडिंग अप करवा दिया जाएगा। और तीसरी बात, यह कोशिश की जाएगी कि आपको किसी और ऐसी कंपनी जिसका सिमिलर ऑब्जेक्ट होता है उससे टेक ओवर करवाया जा सके। तो ये होंगे कंसिक्वेंसेस अगर आप अपने किए वादों पर नहीं चले। ठीक है, नेक्स्ट अगली मेरी डेफिनेशन है पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं? देखो जी, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन होते हैं जिन्हें बनाया जाता है किस लिए? दो तरीके की फंडिंग के लिए, एक इंफ्रास्ट्रक्चर की फंडिंग के लिए और एक मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज को बढ़ावा देने के लिए। तो भारत में ऐसे कई पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बने और बंद होते गए, बने और बंद होते गए। जैसे कि ICICI, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, बना 1955 में बट बंद हो गया और इसे ICICI बैंक बना दिया गया। सिमिलरली इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, IDBI, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था, बाद में जैसे IDBI बैंक बना दिया गया। फिर IDFC, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जो कि एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था जिसे रिसेंटली अभी दो पार्ट्स में तोड़ दिया गया है। पहला पार्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ही रहने दिया गया है और दूसरा पार्ट उठा के बैंक में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो भारत में आज की डेट में केवल दो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो काम कर रहे हैं, एक IDFC और दूसरा LIC। ठीक है जी। तो अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते कौन हैं? ऐसे इंस्टीट्यूशन जो कि सेंट्रल एक्ट के द्वारा या स्टेट एक्ट के द्वारा बनाए जाते हैं, यानी कि कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ही कानून पास करके जिन्हें बनाएगी और जिनकी कम से कम 51% ऑफ द पेड अप कैपिटल या तो सेंटर के द्वारा या स्टेट के द्वारा या सेंटर प्लस स्टेट के द्वारा होल्ड की जाती है। 51%, गेटिंग इट? चले, दो तरीके। अब कौन कौन से इंस्टीट्यूशन हमारे यहां पर आते हैं? एक होता है LIC ऑफ इंडिया, दूसरा आता है IDFC। ये क्या है? हमारे पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, एक LIC और दूसरा IDFC।
फिर तीसरा, चौथा, पांचवा कोई भी नहीं है आज की डेट में। स्पेसिफाइड कंपनी रेफर टू इन द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एक्ट 2002, याद ना हो पाए इसे काट देना, कोई दिक्कत नहीं। इंस्टीट्यूशन नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 465, ध्यान रखना, और कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। इंस्टीट्यूशन नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 465, बस इतना ध्यान रख लेना। तीसरा, such other institution has been notified by the central government in consultation with the Reserve Bank of India। अभी तक यहां पर कोई भी नोटिफाइड नहीं है। इंस्टीट्यूशन नोटिफाइड अंडर सेक्शन 465 भी कोई नहीं है। स्पेसिफाइड कंपनी रेफर टू इन द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एक्ट 2002 भी कोई नहीं है। तो तीनों कोई नहीं है, केवल ऊपर वाले दो हैं, LIC और IDFC। बताइए जी, कोई भी दिक्कत? बढ़ सकते हैं? लो जी, यहां खत्म हुआ आपका चैप्टर नंबर 2। अब मैं एक काम करूंगा, अभी थोड़ी देर में आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहा हूं, और आप सब जो भी आंसर आज कर सकते हो करो। आज शाम को 6 बजे तक आंसर कर सकते हो, 6 बजे तक। जितनी कॉपीज आएंगी सब चेक होंगी, जाओ, जितनी कॉपीज आएंगी सब चेक होंगी। 5 नंबर का क्वेश्चन होगा, सारी कॉपी जितनी 6 बजे तक आएंगी आज चेक हो जाएंगी। तो जो भी करवाना चाहता है आज समझ लो, आज वो कहते हैं ना, एक आज पिज्जा डे है, तो आज वही डोमिनोज का पिज्जा डे है, समझ लो। आज चाहे आज चेक हो या कल चेक हो, सारी की सारी चेक होके मिलती जाएंगी। चलिए, हाँ, पक्का पक्का सारी कॉपीज चेक होंगी, मार्क्स भी मिलेंगे। 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 में से आपको मार्क्स मिलेंगे। मैं क्वेश्चन बड़ा ढंग से सोच समझ के कोई देता हूं जिसमें आप फंस सको, या फंसाई दूं। लो जी, क्वेश्चन देता हूं मैं, रुक जाओ। कोई ऐसा देते हैं जहां पे ना प्रेजेंटेशन थोड़ी मुश्किल बन जाए, मजा आएगा ताकि करने में। फिर देखेंगे कि कैसे कर पाते हैं आप, और असली परीक्षा तो वही होगी। कहां गया बेदर्दी दिल को तड़पा के। भेजना कैसे है बताता हूं। ये तो इंटर की खुल गई फाइल। ये रही जब बात। फोटो खींच लो जी इसकी। पांच नंबर पे इसे सॉल्व करके दिखाना है आपने। पांच नंबर फोटो खींच लो, और जिनके पास मेरी बुक है वो देख लो। चैप्टर नंबर 1 जो है आपका कंपनी का, उसका क्वेश्चन नंबर 3 है। जिनके पास मेरी बुक है वो देख लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है 5 नंबर पे। अब भेजना कैसे है, दो मेल आईडी पे भेजना है, एक पे नहीं, दो पर। एक और भी नोट कर लो यार, एक कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन भी देना है मुझे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी ये शेयर किया हुआ ना मैंने, ये असाइनमेंट टेलीग्राम पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 ये दोनों आपने भेजने हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 दोनों 5-5 नंबर के हैं जो आपने मुझे भेजने हैं। ईमेल आईडी में बता रहा हूं जरा। अमित पोपली क्लासेस 40@gmail.com। सबसे इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लिखना ध्यान रखना, बिना सब्जेक्ट लिखे हुए आपका पेपर चेक नहीं होगा। सब्जेक्ट ढंग से लिखना, और यही लिखना जो मैं लिखवा रहा हूं। स्पेशल क्वेश्चंस फॉर सीए फाउंडेशन टेस्ट 1। लो जी, स्पेशल क्वेश्चंस फॉर सीए फाउंडेशन टेस्ट 1। ये काटना नहीं है, मतलब बीच में कट गया गलती से मुझसे। अमित पोपली क्लासेस 40@gmail.com। सब स्मॉल में है। राव सुहेल खान 460@gmail.com। ये 2 मेल आईडी हैं जिन पे अपना क्वेश्चन भेज देंगे आप। सब्जेक्ट ये रखना, चेक होना शुरू हो जाएगा धड़ाधड़। ठीक है जी, चलो जी, धन्यवाद। हम मिलते हैं कल। चैप्टर नंबर 3 खत्म करेंगे कल हम। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। भी मैंने आज ही दे दिया आपको। थैंक यू। एक में या दोनों में भेजना है? नहीं, एक ही साथ दोनों में भेजना है ना। 2 में दोनों ईमेल आईडी डाल दे। वेंकट कैसी बातें कर रहा है, बड़ा हो जा अब। दोनों ईमेल आईडी एक ही साथ डाल देना 2 के अंदर। अमित पोपली क्लासेस 40 भी और राव सोहेल भी। ढंग से करना, 5-5 नंबर के हैं दोनों क्वेश्चन। थैंक यू, बाय बाय।